नमस्कार, एल्विन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण की एक नई कक्षा के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। इस कक्षा में आपको वन क्या होते हैं, वन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार लाभदायी है, वनों में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो हमें आर्थिक रूप से तो शक्ति प्रदान करते ही हैं, हमारी व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। उसके साथ साथ इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, उनको भी देखेंगे। किस पौधे का कौन सा भाग किस रोग के उपचार के लिए हितकारी होगा, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वनों में पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, उनको रेड सूची जारी करके उनको वर्गीकृत किया गया है। इसके बारे में हम लोग आज पूरा पढ़ेंगे। ये आज का विषय है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से ये कई बार पूछा जाता है कि संकटापन्न प्रजातियाँ कौन कौन सी है, अति संकटग्रस्त कौन सी है, इंडेंजर्ड कौन सी है, इंस्टेक्ट इन द विल्ड कौन सी है, संकट मुक्त कौन सी है, संकटापन्न कौन सी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग गहनता से अध्ययन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल एल्विन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और हमें सहयोग देते रहें। क्या कमियां हैं हमारे क्लास में या क्या कुछ और आप लोगों के हिसाब से इसमें सुधार किया जाए ताकि इस कक्षा को और बेहतर और आप लोगों के लिए और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके। हमारा आप लोगों से यह एक निवेदन है कि आप इसे अपने मित्रों, इष्ट मित्रों, साथियों और पढ़ने वाले बच्चों जो प्रतियोगिता या एकेडमिक के लिए, पढ़ाई के लिए अति गंभीर हैं, उनको इन कक्षाओं को आप साझा करें। आइए आज का विषय देखते हैं। वन किसे कहते हैं। पहली बात, वन को प्राकृतिक औषधालय भी कहा जाता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्राकृतिक औषधालय किसे कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा वन रहेगा, फैक्ट्री रहेगा, ऐसी ही कई चीज़ें दी जाएगी जो आपके ऑप्शन में रहेगी। तो प्राकृतिक औषधालय की संज्ञा वन को दिया गया है। ये वन क्या है? वन एक प्राकृतिक औषधालय है जिसकी संज्ञा मानव दिया है। अपनी औषधि संबंधी आवश्यकताओं को ये पूरा करते हैं। उसके साथ ये प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग पर्यावरण में पिछले प्राकृतिक संसाधन के बारे में विस्तृत कक्षा अध्ययन कर चुके हैं। हमारे चैनल के वीडियोस में इसका एक अलग से विषय है। प्राकृतिक संसाधन है, वनों से क्या लाभ होते हैं? जीवनोपयोगी गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और CFC की मात्रा को कम करना हो गया, ओजोन परत के क्षरण को बचाने से रोकने के लिए जो गैसें उत्सर्जित होती हैं, ये सब हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। उसके साथ साथ जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है, पारिस्थितिक संतुलन है, उसको कायम रखने में ये बहुत हद तक सहायक होते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन है, जीवनोपयोगी गैसें आर्थिक रूप से लाभकारी और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब हम जैसे परीक्षा की दृष्टि से ये तो नहीं पूछा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है कि प्राकृतिक औषधालय की संज्ञा किसे दी गई है, तो एक इसको इसमें कहेंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि वन क्या होते हैं? कृत्रिम संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, तो ये नेचुरल रिसोर्स है, कृत्रिम संसाधन है। ये आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये दूसरा है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसका, ये अति उपयोगी है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सिनकोना तो लगभग हर 1-2 परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है, हर परीक्षाओं में 1-2 बार बीच कर करके, या कई बार तो कई पौधों का नाम और उनके उपयोगी भाग को मिलान करने के लिए भी आ जाता है। हम देखेंगे सिनकोना जो पौधा होता है उसका उपयोगी भाग उसकी छाल होती है और इसका औषधि गुण क्या है कि मलेरिया की दवा के लिए, दवा बनाने के काम में आता है। जामुन जो है इसका बीजों का चूर्ण उपयोगी भाग होता है, मधुमेह के उपचार में लाभदायक होता है। मुलेठी जड़ इसका उपयोगी भाग है, गले की खराश के लिए इसका उपयोग करते हैं। ईसबगोल का बीज जो होता है उसकी भूसी को हम प्रयोग में लाते हैं, पेचिश व कब्ज के उपचार के लिए इसको प्रयोग में ला सकते हैं, यह लाया जाता है सामान्यतः। आप देखेंगे नीम है, नीम का पौधा अत्यंत ही लाभकारी पौधा होता है। इसकी पत्ती रक्त शोधक, मतलब रक्त को साफ करने के लिए, त्वचा रोग के उपचार के लिए लाभकारी होता है। यूकलिप्टिस को तो वैसे पर्यावरण आतंकवादी पेड़ की संज्ञा दी जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि यूकलिप्टिस के तेल से जुकाम की दवा बनाई जाती है। हम लोग पढ़े
सिनकोना, जामुन, मुलेठी, ईसबगोल बीज, नीम, यूकलिप्टिस, इसका कौन कौन सा उपयोगी भाग है और इन पौधों से कौन कौन से औषधीय गुण विद्यमान हैं इन पौधों में जो हमारे मानव के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। इसके बाद एक प्रमुख विषय ये आता है इसमें रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में आता है कि इसको कौन जारी करता है। रेड लिस्ट क्या है? तो रेड लिस्ट क्या है? जो संकटपन्न प्रजातियां होती हैं उनको कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तो रेड लिस्ट का तात्पर्य किससे है? संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। ठीक, ये कौन जारी करता है, किसके सहयोग से जारी होता है? तो वर्ष 1963 से, रेड लिस्ट वर्ष 1963 से जारी किया जाता है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए, नेचुरल संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संघ है IUCN द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति अंतरजीविता आयोग के सहयोग से, किसके लिए? ये प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है IUCN द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन इसमें सहयोग किसका किसका होता है? वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से IUCN द्वारा जारी किया जाता है। संकटग्रस्त जीवों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। निम्न लगभग 7 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें उनको देखा जाता है, उनकी कुछ अपनी अपनी परिभाषा है। उस परिभाषा के अंतर्गत जो प्रजातियां आती है उनको समाहित किया जाता है। प्रजाति से हमारा मतलब केवल जीव जंतु के प्रजाति से नहीं है। इसमें हमारा मतलब ये है कि जैसे गेहूं की भी प्रजाति को लेते हैं, चावल की भी, धान की भी प्रजाति को लेते हैं, जौ की भी प्रजाति को लेते हैं। जैसे बासमती चावल हो गया, ये भी इन संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में है। आपका मांडा हो गया, सावा हो गया, ये सब भी चीज़ें आती हैं। लेकिन चूँकि यह विषय आज महत्वपूर्ण है, वन एवं वन्य जीव को लेकर आया है, तो इसलिए इसमें हम बात करेंगे। प्रजाति के बारे में आपके जो फसलें होती हैं, बीज होते हैं या फल होते हैं, उनकी प्रजाति के बारे में हम अंत में एक साथ एक विषय के रूप में उसको लेंगे। वो भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे संकटग्रस्त जीवों को वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्न वर्गों में विलुप्त पहला होता है, वन से विलुप्त प्रजातियाँ, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तीसरा होता है अति संकटग्रस्त प्रजातियाँ। चौथा होता है संकटग्रस्त प्रजातियाँ। पांचवा होता है संवेदनशील प्रजातियाँ। छठा होता है संकटापन्न प्रजातियाँ और सातवां होता है संकटमुक्त प्रजातियाँ। पूछा जाता है कि विलुप्त प्रजाति किसे कहते हैं। PCS में ये आप विगत प्रश्नों को देखेंगे तो उसमें देगा कि विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में कौन आता है। तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि 50 वर्षों से ऐसी प्रजाति जो 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक क्षेत्रों में, प्राकृतिक आवासों में नहीं देखी गई हो, वो विलुप्त एक्सटिंक्ट प्रजाति के श्रेणी में आती है। ठीक, इसमें हम लेंगे डायनासोर, मैमथ, लाल पांडा, लाल तोता, ब्लूबक आदि को। विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं? ऐसी प्रजाति जो विलुप्त प्रजातियां ऐसी प्रजातियों को कहते हैं जो अपने प्राकृतिक आवासों में 50 वर्षों से नहीं देखी गई है। ऐसे प्रजातियों में हम लाल पांडा, लाल तोता, ब्लूबक, डायनासोर, मैमथ आदि को लेते हैं। दूसरा जो हमारा है वन से विलुप्त प्रजातियां, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW, ये अपने प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती है। जो वन से विलुप्त प्रजातियां है, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, वन से विलुप्त मतलब वन में वो नहीं रहते हैं। वन मतलब उनका प्राकृतिक आवास, ये अपने प्राकृतिक आवासों में नहीं रहते हैं, लेकिन इनको कृत्रिम रूप से संरक्षित करने का काम किया जाता है। जैसे अभयारण्य बना के, उसके बाद कुछ इन लोगों के लिए कृत्रिम आवासों की व्यवस्था की जाती है, उसमें इनको रखा जाता है। तीसरे नंबर पे जो आती है प्रजातियां, अति संकटग्रस्त प्रजातियां, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये तो विलुप्ति के अंतिम चरण में होते हैं कि मतलब इसका लगभग 90% भाग विलुप्त हो गया होता है, यानी ये विलुप्ति के अंतिम चरण में होते हैं। जैसे गिद्ध, हमारा गंगा सार्क, भारतीय चीता, गंगा सार्क, गिद्ध, ये अति संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। ये विलुप्ति के अंतिम चरण में हैं। अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये विलुप्त हो जाएंगे। अगला जो हमारा आता है संकटग्रस्त प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पेसीज, EN इसे कहते हैं। ये मतलब जिनके अस्तित्व पर भविष्य में खतरे की संभावना है, संकट की संभावना है।
अभी तो ये सुरक्षित है, लेकिन ऐसा लग रहा है अनुमान कि ये भविष्य में इन पे संकट मंडरा रहा है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने के कगार पे है। उसमें हम लेते हैं भारतीय बाइसन को, गंगा डॉल्फिन को। गंगा डॉल्फिन देखिए, दो चीज़ है, एक गंगा शार्क है, गंगा शार्क है और गंगा डॉल्फिन है। परीक्षा में मिलाने के लिए भी आता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में गंगा शार्क है, लेकिन इंडेंजर्ड में आपका गंगा डॉल्फिन है। उसके बाद सुनहरा लंगूर भी इंडेंजर्ड में आता है, हिम तेंदुआ भी इंडेंजर्ड में आता है, बंगाल टाइगर भी इंडेंजर्ड में आता है। इसको ध्यान से बार बार पढ़ना है, लिखना भी है। संवेदनशील प्रजातियाँ वल्नरेबल स्पेसीज़ में इसको वीयू से इंडिकेट करते हैं। इसमें एक सींग वाला गेंडा, एक बहुत फेमस प्रश्न है परीक्षाओं के लिए कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो असम का मानस अभयारण्य। ठीक, यूपी टेट के हर वर्ष लगभग ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो संवेदनशील प्रजातियाँ, एक सींग वाला गेंडा, भारतीय भेड़िया, चीता, बारहसिंगा, कीवी आदि को लेते हैं। संकटपन मतलब नियर थ्रेटेंड, एंटी, इसको लोकेट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसमें हिमालय ताहर, तेंदुआ, काला हिरण। काला हिरण क्या है? काला हिरण इसलिए थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। काला हिरण क्या है? आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से अगर मिलाने के लिए आएगा उसमें इसको पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद अंतिम जो रेड सूची है का वर्गीकृत रूप, उसमें संकट मुक्त मतलब लिस्ट कंसर्न LC जिसे हम कहते हैं। इसमें अंडमानी जंगली सुअर हैं, भौंकने वाला बंदर है और नीलगाय है। नीलगाय जो अक्सर हम लोग देखते हैं खेतों में। आज हम महत्वपूर्ण कक्षा जिसके से लगभग 3 से 4 प्रश्न एक ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर परीक्षाओं की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण विषय था। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। प्रमुख कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। और वन एवं वन्य जीवों के प्रबंधन एवं उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और उनसे जुड़े कौन कौन से प्रावधान या अधिनियमित किए गए हैं। आप लोग हमारी कक्षा को नित्य ऐसे ही देखते रहिए, अपने सुझाव हमें कमेंट के द्वारा देते रहिए। हमारे चैनल इल्विन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए, साथ ही सब्सक्राइब भी करें।